हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द क्लब क्लासेस में। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं क्लास 10वीं का बायोलॉजी का छठा चैप्टर यानी कि जनन का सबसे अंतिम भाग है जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण कैसे करेंगे, जनसंख्या नियंत्रण क्या होता है, कैसे जनसंख्या नियंत्रित करेंगे हम, इस सबके लिए हम आप लोगों को बहुत सारे विधियां बताएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि आज हमारे देश की आबादी जो है बहुत तेज रफ्तार से बढ़ते जा रही है, और जैसे जैसे आबादी तेज रफ्तार से बढ़ती जा रही है, दिन दुगना रात चौगुना के हिसाब से आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे मानव की सभी आवश्यक संसाधन समाप्त होते जा रहे हैं। और इसके साथ साथ बेरोजगारी की समस्या, गरीबी की समस्या, भुखमरी की समस्या जैसे अनेक संकट हमारे देश में उत्पन्न हो गए हैं। इसका मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि। इसका मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। और इसी रफ्तार से यदि जनसंख्या वृद्धि होते रहेगी तो आने वाले एक ऐसा समय आएगा कि जनसंख्या को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा, और पृथ्वी पर हमारे देश में खाने के लिए अन्न नहीं मिल पाएंगे, भोजन नहीं मिल पाएगा, कपड़ा नहीं मिल पाएगा, और जो बहुत बड़ी समस्या है। तो इन सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, सभी लोगों को सुख सुविधा पूर्ण जीवन यापन करने के लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा। और जनसंख्या नियंत्रित यदि नहीं होगा तो मानव सुख सुविधा पूर्ण जीवन यापन भी नहीं कर पाएगा। और यही कारण है कि यदि मानव चाहता है कि हम सुविधा पूर्ण अपना जीवन यापन करें, सुख सुविधा पूर्ण जीवन यापन करें, तो उसके लिए हम सभी को, पूरे समाज को, पूरे देश के लोगों को अपनी आप से जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपाय जानने होंगे, तरीका जानना होगा, विधि को जानना होगा, जनसंख्या को नियंत्रित रखना होगा, जिससे हम लोग क्या कर सकें, अपना बच्चे को, आने वाली पीढ़ी को भी हम जैसे सभी संसाधन उनको भी उपलब्ध हो सके, वे भी जीवन यापन अपने सही ढंग से कर सकें। तो सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण होता क्या है? जनसंख्या नियंत्रण है क्या? जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण है क्या? कैसे करेंगे जनसंख्या नियंत्रण? तो जैसे अपनी संख्या को सीमित रखना। अपनी संख्या को क्या करना? अपनी संख्या को सीमित रखना। अपनी संख्या को सीमित रखना ही जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। ही जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। अपनी संख्या को सीमित रखना ही क्या कहलाता है? जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। जैसे इससे पहले आप लोग देखे होंगे, जो पहले आज से कई वर्ष पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले या पुराने लोग होंगे, उन लोग का एक पिता और पत्नी रहते थे। एक ही पिता के कई पुत्र हो जाते थे, लगभग 8-10 पुत्र भी होते थे, उससे भी अधिक हो जाते थे, और उनका भी उत्पन्न संतान भी वैसे ही 8, 10, 15, 20 हो जाता था। और यही कारण है कि जैसे एक ही पिता, पहले संख्या इसकी एक थी, अब इसी से बहुत तेज रफ्तार से संख्या बढ़ती गई, इसका 10 पुत्र, इसका भी 10 पुत्र, इसका भी 10 पुत्र, ऐसे ऐसे इतनी तेजी से संख्या बढ़ा कि जहाँ पे हमारे देश की संख्या आज से 40 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले बहुत कम थी, जहाँ 30 करोड़ थी, आज हो गया कितना? 125 करोड़, 135 करोड़ से भी पार हो गया। यही कारण है जनसंख्या अधिक तेजी से वृद्धि करना। लेकिन इसको रोकना होगा। तो जनसंख्या नियंत्रण होता क्या है? तो अपनी संख्या को सीमित रखना ही जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। अपनी संख्या को सीमित रखना ही क्या कहलाता है? जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। और जनसंख्या नियंत्रित नहीं होगा तो बहुत सारे हानि होंगे, जैसे कि हम बताया भी कि संसाधन नहीं मिल पाएगा, उपलब्ध नहीं हो पाएगा, सड़क नहीं निर्माण हो पाएगा, घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए जगह नहीं रहेगा, और बहुत सारे हानियां हैं। अब इसके बाद है जनसंख्या नियंत्रण तभी संभव है जब हम परिवार नियोजन को समझेंगे, परिवार नियोजन करेंगे। परिवार नियोजन से ही जनसंख्या नियंत्रण संभव है। तो परिवार नियोजन होता क्या है, कैसे परिवार नियोजन करेंगे? परिवार नियोजन से ही जनसंख्या नियंत्रण संभव है। और यदि परिवार नियोजन नहीं होगा तो जनसंख्या भी नियंत्रित नहीं हो पाएगा। तो परिवार नियोजन होता क्या है? तो जैसे अपने परिवार में
सदस्यों की संख्या को सीमित रखने, अपने परिवार में सदस्यों की संख्या को सीमित रखने की कारगर योजना परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार नियोजन है क्या? तो अपने परिवार में सदस्यों की संख्या को सीमित रखने की कारगर योजना को ही परिवार नियोजन कहते हैं। वैसी योजना जिस योजना के अंतर्गत हम अपने परिवार में सदस्यों की संख्या को सीमित कर पाए, वैसे योजना को हम क्या कहेंगे? परिवार नियोजन कहेंगे। परिवार नियोजन, यदि परिवार नियोजित नहीं रहेगा, अपने परिवार में सदस्यों की संख्या को सीमित नहीं रख पाएंगे, तो बहुत सारे उसकी हानियां हैं। जैसे कभी कभी आप लोग देखे होंगे, जैसे गरीब गाँव में होता है, अनपढ़ लोग जो होते हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, वैसे लोग क्या करते हैं? जनसंख्या को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, अपने परिवार में सदस्यों की संख्या को बढ़ाते जाते हैं। पहले से एक पति पत्नी होगा और उसी से बहुत सारे, जैसे अभी हम बताएं, एक ही साथ 10 गो जनसंख्या, 10 बाल बच्चा, 5 गो बेटा 5 गो बेटी हो जाती है, 10 गो हो गया। फिर उसका आगे होगा 10 का, फिर 5 गो, 50 हो गया। मतलब एक ही 2 पीढ़ी में क्या हो गया? पहले 2 गो था और अब हो गया 100 गो। इतनी रफ्तार से बढ़ गया। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं, तो ये बच्चे तो जन्म कर देते हैं, बच्चे को तो जन्मा देते हैं, उनके बच्चे जन्म ले लेते हैं, लेकिन उसके रहने के लिए न तो सही ढंग से भोजन मिल पाता है, न ही उनको कपड़ा उपलब्ध हो पाता है, न ही रहने के लिए मकान मिल पाता है, न ही उनको उचित शिक्षा मिल पाता है। जैसे जब संख्या बढ़ेगा परिवार में, तो भोजन भी सही ढंग से नहीं मिल पाएगा, आवश्यक सुख सुविधा नहीं मिलेगा, न उनको सही ढंग से कपड़ा मिल पाता है, न उनको उचित शिक्षा मिल पाता है, और न ही उनको मकान मिल पाता है। लेकिन यही यदि किसी पति पत्नी का केवल एक ही पुत्र है, पुत्र की संख्या कितना है? 1 है, तो देखे होंगे अगल बगल में आस पास में कि जिसका एक केवल पुत्र है, वह अपने को बहुत अच्छे क्वालिटी का भोजन देगा। इसके साथ साथ अच्छे लोग हर पर्व त्योहार में नए नए कपड़े बनेगा, या नए प्रकार की सुविधापूर्ण जीवन यापन इसको मिलेगा। पढ़ने के लिए इसको बहुत ही अच्छा स्कूल मिलता है। जिसके एक पुत्र हैं, पढ़ने के लिए क्या करेगा? इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएगा। जबकि वही यदि जिसका 4 पुत्र है, 5 पुत्र है, 6 पुत्र है, तो वे सरकारी स्कूल में नाम लिखा कर छोड़ देते हैं और कुछ भी पढ़ाई नहीं हो पाता है उनका, और पढ़ नहीं पाते हैं, और जिसके कारण इनकी बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी, भुखमरी की समस्या बढ़ेगी, अपना आर्थिक स्थिति कमजोर होगा। लेकिन जिसका एक पुत्र है, उसको सब कुछ मिलेगा, भोजन भी अच्छा मिलेगा, कपड़ा भी अच्छा ढंग से नए हर त्योहार में नया कपड़ा पहनेगा, शिक्षा भी उसको सही ढंग से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा, अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, और उनको रहने के लिए मकान भी बहुत अच्छा मकान उपलब्ध हो जाता है। लेकिन जिनके 4 पुत्र हैं, 5 पुत्र हैं, 6 पुत्र हैं, उनको ना तो भोजन मिलेगा, ना मकान मिलेगा, ना कपड़ा मिलेगा, ना शिक्षा उचित मिल पाएगा, जिसके कारण इनका बच्चा क्या है? इनका बच्चा जो है वो सभी सुविधापूर्ण जीवन यापन करेगा, लेकिन इनका जो बच्चा हुए वो लोग क्या करेंगे? भुखमरी की समस्या से तबाह रहेंगे, शिक्षा नहीं मिल पाएगा, गरीबी होगा, बढ़ेगा, और कष्टपूर्ण जीवन यापन करेंगे। कैसा जीवन यापन करेंगे? कष्टपूर्ण जीवन यापन करेंगे। तो इसलिए सभी लोगों को चाहिए कि परिवार नियोजन ऐसा उपाय कोई सूचना होगा जिससे हम लोग क्या करें? परिवार को नियोजित कर सकें, परिवार में सदस्यों की संख्या को नहीं बढ़ने दें, सीमित रख सकें। अब हम बता रहे हैं आप लोगों को परिवार नियोजन के कारगर योजना कैसे है, क्या क्या उपाय हो सकता है, परिवार नियोजन की जनसंख्या को नियंत्रित कैसे रखा जा सकता है। तो जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए हम इससे पहले आप लोग को बता चुके हैं जनन कैसे होता है, मनुष्यों में जनन कैसे होता है, कैसे निषेचन होगा, नर युग्मक मादा युग्मक का संलग्न कैसे होता है, सब कुछ हम बता चुके हैं। तो अब हम बता रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण के तरीके। जनसंख्या नियंत्रण कैसे करेंगे, कैसे परिवार नियंत्रण करेंगे, कैसे सीमित रखना है। और ये भी हम जानते हैं कि मनुष्य किसी भी समय पर और जितना मन होगा उतना, मतलब इच्छित समय पर और इच्छित संख्या में मनुष्य क्या कर सकता है? इच्छित समय पर और इच्छित संख्या में अपने बच्चे को, संतानों को उत्पत्ति कर सकता है। जैसे ही जरूर नहीं है, कुछ देखे होंगे गाँव घर में क्या होता है कि शादी हुआ, लड़का लड़की का शादी हुआ और तुरंत
एक ही साल में, 5वें महीना में, 9वें महीना में, 10 महीना में उनका लड़का जन्म ले लिया, यानी कि संतान उत्पत्ति कर दी है। तो ऐसा नहीं है कि शादी के 1-2 साल के बाद ही जन्म हो सकता है। यदि मनुष्य चाहेगा तो इच्छित समय पर और इच्छित संख्या में, मतलब 10 साल के बाद भी, 5 साल के बाद भी, 15 साल के बाद भी बच्चा जन्म हो सकता है। और जो वो चाहेगा 4 को, 5 को, 6 को, जितना मन होगा उतना चाहेगा उतना हो सकता है। इसलिए ये जरूर नहीं है कि जब शादी हुआ तुरंत बच्चे को जन्म हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ नियम नहीं होता है। तो इसलिए जब चाहेंगे तब बच्चा जन्म हो सकता है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो जनसंख्या नियंत्रण के क्या क्या तरीके हैं, कैसे करेंगे, तो सब में बहुत सारे तरीका है, जैसे बताएंगे आपको, लेकिन सब में सबका मुख्य उद्देश्य होता है कि अंडाणु को शुक्राणु से निषेचित होने से रोकना। अंडाणु को शुक्राणु को क्या करना, होने से रोकना, अंडाणु को शुक्राणु से निषेचित होने से रोकना। सबका मुख्य कार्य यही है कि अंडाणु को शुक्राणु से निषेचित होने से क्या करना होगा, रोकना होगा। जब मादा का अंडाणु और नर का शुक्राणु आपस में निषेचित नहीं होगा तो युग्मज नहीं बनेगा, युग्मज नहीं बनेगा तो जनसंख्या भी वृद्धि नहीं हो पाएगा। तो अब हम बता रहे हैं कैसे रोकेंगे। बहुत सारे तरीका है, क्या क्या तरीका है। तो सबसे पहला तरीका, आप चलते हैं जनसंख्या नियंत्रण के तरीके। तो सबसे पहला तरीका है प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि। अब प्राकृतिक विधि के द्वारा हम लोग जनसंख्या नियंत्रण कैसे करेंगे। तो जैसे आप लोगों को बताया था, जब हम नर जन्मांग और मादा जन्मांग और निषेचन पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए थे कि मादा में क्या होता है, मासिक स्राव के 14वें दिन, मासिक स्राव के 14वें दिन एक अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलता है। और अंडाशय से बाहर निकलकर यह जो अंडाणु है क्या करता है, अंडाशय से बाहर निकलता है और बाहर निकलकर चला जाता है फैलोपियन नालिका में। कहाँ पूछता है, फैलोपियन नालिका में। और जैसे ही फैलोपियन नालिका में पहुंचेगा वैसे ही नर का शुक्राणु वहां पर पहुंचता है। और नर का शुक्राणु पहुंचेगा तो दोनों आपस में संलग्न होगा, अंडाणु और शुक्राणु का, फैलोपियन नालिका में ही, और युग्मज बनेगा और जनसंख्या वृद्धि हो जाएगा, चलाएगा, भ्रूण बनकर गर्भाशय में वृद्धि होकर के शिशु का जन्म होता है। लेकिन मासिक चक्र के 14वें दिन, किस दिन, 14वें दिन, थोड़ा सा ध्यान देना होगा, यानी मासिक स्राव के 14वें दिन या उसके आसपास, क्योंकि अंडाणु जो है 36 घंटा तक फैलोपियन नालिका में जीवित रहता है। और 36 घंटा के अंदर यदि शुक्राणु से संलग्न नहीं हुआ, यह अंडाणु नष्ट हो जाता है और नष्ट होकर के शरीर से फिर बाहर चला आता है। तो इसलिए मासिक स्राव के 14वें या उसके आसपास के दिनों में क्या किया जाए, संभोग को रोक दिया जाए। तो जब संभोग को रोक दिया जाए तो अंडाणु तो फैलोपियन नालिका में पहुंचेगा, लेकिन शुक्राणु उस समय फैलोपियन नालिका में नहीं पहुंचेगा। और जब शुक्राणु नहीं पहुंचेगा तो निषेचन नहीं होगा, और जो फैलोपियन नालिका में अंडाणु पहुंचा था 36 घंटा के बाद वो नष्ट हो जाएगा और नष्ट होकर शरीर से बाहर निकल जाता है मासिक स्राव के रूप में। तो जब शुक्राणु नहीं पहुंचेगा तो निषेचन भी नहीं हुआ, और निषेचन नहीं हुआ तो युग्मज भी नहीं बनेगा और जनसंख्या भी क्या होगा, नियंत्रित रहेगा। इस प्रकार इसको हम कहते हैं प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि में क्या होगा, प्राकृतिक विधि में यही हुआ कि मासिक स्राव के 14वें दिन या आसपास संभोग को रोक दिया जाए तो अंडाणु शुक्राणु का निषेचन नहीं होगा, और नहीं होगा तो युग्मज का भी निर्माण नहीं होगा, और युग्मज भी नहीं बनेगा तो जनसंख्या वृद्धि नहीं हो पाएगा। यह था प्राकृतिक विधि। क्या है, यह है प्राकृतिक विधि। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, इसमें ध्यान यही देना पड़ता है कि 14वें मासिक स्राव के 14वें या उसके आसपास 15वें 16वें दिन तक संभोग नहीं करना पड़ता है। दूसरी विधि है यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि क्या है, कैसे यांत्रिक विधि के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कैसे होगा। तो इसके लिए एक होता है, पुरुषों में भी होता है और स्त्री में भी होता है। दो तरीके हैं। पुरुषों के द्वारा भी जनसंख्या नियंत्रित किया जा सकता है और स्त्री के
बुद्धि दिमाग के द्वारा भी जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। तो कैसे करेंगे? तो पुरुषों के लिए एक बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सरल उपाय है, जिसको हम लोग कहते हैं कंडोम। पुरुषों के लिए कंडोम लगाकर कैसे लगाएंगे? कंडोम होता क्या है? तो यह जो होता है यह रबर की बनी होती है। किसका बनी होता है? रबर की बनी होती है और चिकना पदार्थ होता है। रबर की बनी एक चिकना पदार्थ होता है जो मनुष्य के नर के शीश्न के ऊपर डाल दिया जाता है। क्या किया जाता है? यह रबर की बनी होता है और उसको मनुष्य के नर के भाग को शीश्न के ऊपर आवरण की तरह डाल दी जाती है। जैसे उसको ऐसे आवरण की तरह डाल देंगे, जैसे शीश्न हम बनाए थे चित्र में, इस प्रकार से शीश्न रहता है। अब इसके ऊपर आवरण की तरह ऐसे इसको लगा दिया जाता है और जब लगा दिया जाएगा और लगा करके जब संभोग किया जाएगा, तो जैसे ही नर का शिश्न मादा की योनि में पहुंचेगा तो उसमें जो वीर्य होगा वह योनि में न पहुंच करके इसी कंडोम में रह जाता है, गिर जाता है, जिसके कारण शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच नहीं पाते हैं और जब अंडाणु तक नहीं पहुंचेगा तो निषेचन की भी क्रिया नहीं होगा। तो कंडोम क्या है? रबर की एक बनी पतली पदार्थ होती है जिसको शीश्न के ऊपर आवरण की तरह डाल दी जाती है, जिसके कारण संभोग के समय अस्खलित वीर्य योनि में न पहुंचकर इसी में रह जाता है, जिससे अंडाणु शुक्राणु का निषेचन नहीं होता है। उसी प्रकार स्त्रियों में भी होता है। स्त्रियों में भी है डायफ्राम, कॉपर फ्री और लूप। ये सभी संसाधन उपलब्ध हैं स्त्रियों के लिए भी, जिसको लगा करके समूह करने से जनसंख्या नियंत्रित रहेगा, अंडाणु शुक्राणु का निषेचन नहीं होगा। जैसे डायफ्राम, कॉपर टी और लूप। डायफ्राम, कॉपर टी और लूप होता क्या है? इसको ये सभी को स्त्री की योनि में पहले ही से बैठा दिया जाता है। समूह से पहले इसको बैठा दिया जाता है। डायफ्राम को, कॉपर टी को, लूप को बैठा दिया जाता है, जिसके कारण जब वीर्य पहुंचेगा तो योनि में योनि तक तो पहुंचेगा, लेकिन फेलोपियन नालिका में फिर नहीं पहुंच पाएगा। योनि में पहुंचेगा, शुक्राणु वीर्य के साथ योनि में पहुंचेगा, लेकिन फेलोपियन नालिका तक यहाँ तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि इसके ऊपर डायफ्राम, कॉपर टी और लूप मादा की योनि में डालने से यह एक आवरण की तरह बैठ जाता है और शुक्राणु योनि में पहुंचेगा, लेकिन कॉपर टी तीनों यंत्र के कारण वो ऊपर की ओर नहीं बढ़ पाता है, फेलोपियन नालिका तक नहीं पहुंच पाता और वहीं पे क्या होता है? नष्ट हो जाता है, योनि में ही समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन अंडाणु तो पहुंचेगा योनि में, हर बार योनि में फेलोपियन नालिका में अंडाणु पहुंच रहा है, लेकिन शुक्राणु वहां पे नहीं पहुंच पा रहा है। सबका मतलब क्या हो रहा है कि अंडाणु को शुक्राणु से निषेचित होने से हम लोग रोक रहे हैं। अब इसके बाद ये था यांत्रिक विधियां। यांत्रिक विधि के बाद अब है रासायनिक विधियां। अब है क्या? रासायनिक विधि। रासायनिक विधि के द्वारा कैसे नियंत्रित होगा? तो रासायनिक विधि में बहुत सारे उपाय हैं। जैसे बाजार में कुछ क्रीम के रूप में उपलब्ध होता है, क्रीम, और कुछ गोली के रूप में भी रहता है दवा, रासायनिक पदार्थ। वैसे रासायनिक पदार्थ जिससे क्रीम तैयार किए जाते हैं, गोली के रूप में, टिकिया के रूप में तैयार किया जाता है, टिकिया, जिसको हम देहाती भाषा में कहते हैं टिकिया। और होता क्या है कि जैसे संभोग से पहले, जिस समय नर और मादा को संभोग करना होता है, उससे पहले मादा की योनि में, कहाँ? मादा की योनि में इस क्रीम को लगा दी जाती है और मादा की योनि में इस क्रीम को लगा दिया जाएगा। तो जैसे ही मादा की योनि में इस क्रीम को लगाएंगे तो जैसे ही संभोग होगा और वीर्य मादा की योनि में पहुंचेगा तो वीर्य में जो शुक्राणु होगा, वीर्य में क्या शुक्राणु होते हैं, यह जो शुक्राणु होगा क्रीम के कारण मादा की योनि में ही नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। और मादा की योनि में जब नष्ट हो जाएगा तो फिर फेलोपियन नालिका में नहीं पहुंच पाता। यह जो नष्ट होगा क्रीम, रासायनिक पदार्थ क्रीम के कारण होगा और योनि में नहीं पहुंच पाएगा, फेलोपियन नालिका में नहीं पहुंच पाएगा, योनि में ही नष्ट हो जाएगा, तो शुक्राणु अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाएगा। फिर एक होता है गोली, टिकिया के रूप में भी। तो इसको संभोग से पहले मादा को खाया जाता है। यह गोली मादा लोग खा लेती है, संभोग से पहले खा लेगी। तो खाने से मासिक चक्र जो है बाधित हो जाती है, मासिक स्राव होबे नहीं करेगा। क्या हो जाएगा? मासिक स्राव बाधित हो जाएगा, चालू नहीं होगा। हम बता थे कि मासिक स्राव
चालू होता है, जिसके कारण 14वें दिन अंडाणु एक परिपक्व अंडाणु निकलकर फैलोपियन नालिका में पहुंचता है। लेकिन जैसे ही गोली खा लेती है मादा लोग, वैसे ही क्या होता है, मासिक स्राव बाधित हो जाएगा, रुक जाएगा, उसका स्राव नहीं होगा। और जब स्राव नहीं होगा तो इसमें अंडाणु नहीं निकलेगा, अंडाणु अंडाशय से नहीं निकलेगा। शुक्राणु तो जाएगा लेकिन अंडाणु नहीं निकल पाएगा, और अंडाणु नहीं निकलेगा तो निषेचन की क्रिया भी नहीं होगा, और निषेचन क्रिया नहीं होगा तो जन्म की क्रिया भी नहीं होगा। यानी क्या है, क्रीम जो मादा की योनि में लगा दी जाती है संभोग से पहले, और गोली संभोग से पहले मादा को खिला दी जाती है, जिससे मासिक चक्र बाधित हो जाता है। एक और विधि है, लास्ट विधि है एक पुरुष नसबंदी और स्त्री नसबंदी। क्या है, पुरुष नसबंदी, और दूसरा होता है स्त्री नसबंदी। एक है पुरुष नसबंदी और एक है स्त्री नसबंदी। इसको कैसे करेंगे, तो सबसे अच्छा तरीका ये भी है, जो आजकल क्या होता है, सरकार के द्वारा बहुत सारे मुहिम चलाकर ये सभी जानकारी दी जाती है, सभी लोगों को बताया जाता है। तो पुरुष नसबंदी में क्या होता है, तो पुरुष नसबंदी में नर के, किसको, नर के, हम नर जननांग में आप लोगों को बताए थे, नर जननांग में बताया है। यदि वीडियो नहीं देखे होंगे तो इससे पहले यूट्यूब पर डाला हुआ है, उसको देख लीजिएगा। नर जननांग के एक भाग है शुक्रवाहिका, जो नली के समान रचना होती है। और पुरुष नसबंदी में होता है कि यही कि नर के शुक्रवाहिका को काटकर, शुक्रवाहिका को काटकर धागे से बांध दिया जाता है। धागे से क्या करते हैं, बांध देते हैं। नर के शुक्रवाहिका को काट दिया जाता है, क्योंकि शुक्राणु जब निकलता है तो शुक्राणु वृषण से निकलकर इसी शुक्रवाहिका के द्वारा, नली होता है, नली के समान होता है, इसी शुक्रवाहिका के होते हुए पहुंचता है मूत्र मार्ग के द्वारा वीर्य में मिलता है। तो जब शुक्रवाहिका को बांध दिया जाएगा काटकर, तो शुक्राणु वृषण से निकलबे नहीं करेगा, क्योंकि कट कर बांध दिया गया तो निकलबे नहीं करेगा, वीर्य में पहुंचबे नहीं करेगा। तो जब पहुंचबे नहीं करेगा तो फिर मादा की योनि में भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अंडाशय से शुक्राणु वृषण से ही नहीं निकला बाहर, शुक्राणु वृषण में रह गया। तो इस प्रकार निषेचन भी नहीं होगा। यानी कि होता क्या है, पुरुष नसबंदी में नर के शुक्रवाहिका को काटकर धागे से बांध दिया जाता है, जिसके कारण शुक्राणु वृषण से बाहर निकलते ही नहीं हैं। अब स्त्री नसबंदी, तो स्त्री नसबंदी में हम बताएं फैलोपियन नालिका। क्या बताएं, फैलोपियन नालिका। तो फैलोपियन नालिका को देखिए, स्त्री नसबंदी में फैलोपियन नालिका को काटकर धागे से बांधते हैं, किसके द्वारा, तो ये होता है शल्य चिकित्सक, मतलब डॉक्टर के द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं देहाती भाषा में ऑपरेशन करवाना। क्या कहते हैं, ऑपरेशन करवाना, मतलब शल्य चिकित्सकों के द्वारा स्त्री के फैलोपियन नालिका को क्या किया जाता है, इसको फैलोपियन नालिका को क्या करेंगे, काट कर धागे से बांध देते हैं। वही ऑपरेशन करना है, मतलब यही होता है, काटते हैं डॉक्टर लोग और काट करके धागे से फैलोपियन नालिका को बांध देते हैं, जिसके कारण अंडाणु अंडाशय से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। अंडाणु क्या होगा, अंडाशय में रहेगा, अंडाशय से बाहर नहीं निकल पाएगा, और नहीं निकलेगा तो शुक्राणु अंडाणु का निषेचन भी नहीं होगा। ये सभी विधियां था जनसंख्या नियंत्रण करने का, और ये सभी विधियां जनसंख्या नियंत्रण की थी। इन सभी विधियों के द्वारा जैसे होगा अच्छा है, मान करके भी नहीं मान करके भी सभी तरीके से हम लोग जनसंख्या नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन सब में क्या हुआ, सब में एक ही मुख्य उद्देश्य था कि शुक्राणु को अंडाणु से क्या होना, शुक्राणु अंडाणु को निषेचित होने से क्या करना था, रोकना था। अंडाणु को शुक्राणु को निषेचित होने से रोकना था। सब विधि में ही था, किसी में अंडाणु नहीं बाहर निकला तो किसी में शुक्राणु नहीं निकला तो किसी में एक दूसरे से संयोजन नहीं हुआ। सबका मुख्य होता है दोनों को रोकना। इस प्रकार जनसंख्या नियंत्रण करना होगा, और कर करके हम लोगों को क्या करना होगा, सुख सुविधा पूर्ण यदि जीवन यापन करना होगा, आने वाले पीढ़ी को भी सभी संसाधनों को उपलब्ध कराना होगा, तो जनसंख्या नियंत्रण करना क्या है, आवश्यक है। अब केवल अपने ही जानने से जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा। मान लेते हैं कि हम कर लेंगे, आप कर लेंगे, या 2-4 लोग जनसंख्या नियंत्रण कर लेगा, तो इससे पूरे देश की जनसंख्या नियंत्रित नहीं होगा। तो इसके लिए भारत सरकार या बिहार सरकार भी
बहुत सारे टीवी के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, किताब के माध्यम से, बहुत सारे साधनों से इसका प्रचार प्रसार भी किया जाता है। इसके साथ साथ जागरूकता भी फैलानी चाहिए, लोगों को बताना भी चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण से क्या लाभ है, क्या हानि है, कैसे जीवन यापन नहीं हो सकता है। ये सभी बातों को अपने तो जानना ही है, दूसरे लोगों को भी क्या करना है, बताना है, आसपास के लोगों को भी बताना है कि जनसंख्या नियंत्रण कैसे करें और इससे क्या लाभ है, क्या इससे हानि है। तभी जाकर के किसी परिवार का, किसी देश का वृद्धि हो सकता है, विकास हो सकता है। तो इसलिए जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।